हेलो दोस्तों, पिछले पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हमने कुछ एग्जांपल सॉल्व किए रिलेटेड टू कि जब हमारे पास फॉर्मूला गिवन हो तो हम कैसे उसका नाम लिखेंगे। हमने दो ही एग्जांपल्स किए, ऑब्वियसली थोड़े कम एग्जांपल्स हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ एग्जांपल्स ही करते रह जाएंगे तो हमारे जो कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर नहीं होंगे। दैट्स व्हाई आई प्लान कि हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के लिए एक सेपरेट वीडियो बना लेंगे। अभी हम लोग सिर्फ फोकस करते हैं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए इनफ क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है जिसमें आपके पास कुछ नाम भी लिखे हुए हैं, आपको इससे फॉर्मूला लिख के बताना है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो फॉर्मूला लिखा है एंड यू हैव टू राइट द नेम्स। तो आई वुड होप कि आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ओके, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रूशियल, आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, है ना। देखो ध्यान से देखना है इसको। हमको पहले से भी पता है कि आइसोमेरिज्म क्या होता है, जब टू और मोर कंपाउंड्स हैव सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। ठीक है, हमारे पास केमिकल फॉर्मूला बिल्कुल सेम होगा लेकिन जो अरेंजमेंट होगा एटम्स का वो अलग होगा और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, आइसोमर्स, और इस फेनोमेनन को हम क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। ये हम लोग पहले भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, तो कोई बहुत ऐसी बड़ी बात नहीं है ये हमारे लिए, ठीक है। बिकॉज ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स दे डिफर इन वन और मोर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। अब इसकी वजह से होता क्या है, जैसे सपोज करें कि अपने पास एक एग्जांपल है, सपोज करो कोबाल्ट है, ठीक है। कोबाल्ट NH3 से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे Cl से जुड़ा हुआ है, यहाँ भी Cl से जुड़ा है, यहाँ भी NH3 से जुड़ा है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो एक ये एग्जांपल है, इसी का एक आइसोमर बनाते हैं, इसमें NH3 यहाँ है, यहाँ पे भी NH3 है, यहाँ पे Cl है और यहाँ पे भी Cl है। अगर हम इसका दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखे तो वी विल सी कि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम आ रहा है। लेकिन अगर हम देखें अरेंजमेंट अलग है, यहाँ पे Cl और Cl के बीच में कितना एंगल है, 180 डिग्री का, और यहाँ और Cl के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, बिकॉज इट इज अ स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर, है ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एंगल क्योंकि दोनों के बीच में अलग है तो ऑब्वियसली इनके बीच का इंटरेक्शन अलग होगा, और ऐसे ही बहुत सारे केसेस एग्जिस्ट करेंगे जिसकी वजह से इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में हमको क्या दिखाई पड़ेगा, कुछ तो अंतर दिखाई पड़ेगा, और हम बोलेंगे कि अरे इनका केमिकल फॉर्मूला तो बिल्कुल सेम था पर इनका बिहेवियर कैसे अलग हो रहा है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस होता है वो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स का होता है, जो मॉलिक्यूल्स या ग्रुप्स उनसे जुड़े हुए हैं उनका जो अरेंजमेंट है दैट विल बी डिफरेंट, है ना। अब हमारा जो आइसोमेरिज्म है इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, पहले तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म और दूसरा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्टीरियो में भी दो हैं, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, हम लोग दोनों को एक एक करके डिस्कस करेंगे, और स्ट्रक्चरल में लिंकेज, आयोनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन और सॉल्वेट। सो बिफोर वी स्टार्ट स्टीरियो आइसोमेरिज्म आई वुड लाइक टू डिस्कस कि हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को पहले खत्म करते हैं, बिकॉज इट इज समवॉट ईजियर देन स्टीरियो। ऐसा नहीं कि स्टीरियो बहुत टफ है, वी कैन इजिली अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो, बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस फोकस ऑन स्ट्रक्चर। तो ये हम अभी आएंगे, पढ़ेंगे इसको, पर अभी हम लोग पहले शुरू करेंगे अपना नॉर्मल स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। देखो सबसे पहला जो है अपना लिंकेज आइसोमेरिज्म। अच्छा, एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है कि डिफाइन लिंकेज आइसोमेरिज्म, या फिर कुछ दो एग्जांपल्स देते हैं और बताइए कि इसमें कौन सा आपको आइसोमेरिज्म दिखाई दे रहा है, या फिर लिंकेज आइसोमेरिज्म के दो एग्जांपल्स लिखिए, एनीथिंग कैन बी आस्क्ड। तो यू हैव टू नो द प्रॉपर डेफिनेशन कि क्या होता है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से देखना है, लिंकेज आइसोमेरिज्म अराइजेज इन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंटेनिंग एम्बिडेंटेड लिगैंड। अब देखो बड़े ध्यान से देखना है कि लिंकेज आइसोमेरिज्म सिर्फ कौन दिखा सकते हैं, ऐसे लिगैंड्स जो कि क्या हो, एम्बिडेंटेड। एम्बिडेंटेड हमने वाला एग्जांपल याद है जिसमें हम लोग एक जैकेट पहनते थे जो एक तरफ से ब्लू होता था दूसरी तरफ से सिल्वर होता था, और हम दोनों ही तरफ से पहन सकते थे, पर एक टाइम पे हम सिर्फ या तो सिल्वर दिखाते थे या तो हम ब्लू दिखाते थे, और उसमें तो हमने को दो एग्जांपल भी मिले थे, HCN- याद है, और NO2-। ये दो एग्जांपल्स हमने अभी तक इस बुक में पढ़े हैं। अब देखो ध्यान से, अगर S के तरफ से जुड़ा है मान लो मेटल, तो इसका अरेंजमेंट अलग हो गया, और अगर मान लो N के तरफ से जुड़ा है तो उसका अरेंजमेंट अलग हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर हम देखें, मेटल अगर ऑक्सीजन से जुड़ा है तो अलग अरेंजमेंट, और अगर नाइट्रोजन से जुड़ा है तो अलग अरेंजमेंट, तो दोनों ही केसेस में अलग अलग अरेंजमेंट हो जाएगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या होगा, लिंकेज अलग अलग हो जाएगा मेटल के साथ। दैट इज व्हाई वी कॉल देम लिंकेज आइसोमेरिज्म। बस अब हमको इसमें एक एग्जांपल है जिसको दिमाग में रखना है, CONH3 होल ट्वाइस, होल यहाँ पे 5 है, NO2, देखो NO2 आ गया एक एम्बिडेंटेड लिगैंड। अब ये एक बार क्या हो सकता है, ऐसे जुड़ा हो सकता है, या तो एक बार ऐसे जुड़ा हो सकता है। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इस वाले का कलर कैसा होता है, रेड, और इस वाले का कलर कैसा होता है, येलो। बहुत बड़ी बात है, कलर में अंतर आ गया भाई, सेम कंपाउंड नहीं है। तो एक बार क्या हुआ है, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, एक बार क्या हुआ है, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है। दैट इज व्हाई द लिंकेज चेंज एंड द कलर चेंज एंड द कंपाउंड चेंज। तो दिस इज अ टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म वेयर एम्बिडेंटेड लिगैंड्स एग्जिस्ट करते हैं, और एम्बिडेंटेड लिगैंड्स अलग अलग एलिमेंट्स से कंबाइन करेंगे, बिकॉज ऑफ दैट यू सी द डिफरेंस इन प्रॉपर्टीज, है ना। चलो अब हम लोग बात करते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इनका एग्जांपल अच्छे से देखें। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेस फ्रॉम द इंटरचेंज ऑफ लिगैंड्स। यहाँ पे हम लिगैंड्स को क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, किसके किसके बीच में, एक कटायनिक और एक अनायनिक एंटिटी। ठीक, बड़े ध्यान से देखना है, यहाँ पे अपने पास दो कोऑर्डिनेशन एंटिटीज होंगी, इसमें कि एक कटायनिक होगी एक अनायनिक होगी, और इसी में इसका लिगैंड इसको, इसका लिगैंड इसको, ये दे देते हैं हम। ठीक, जैसे देखिए इन विच NH3 लिगैंड था वो CO3+ से बॉन्ड है, और CN- जो है वो किससे, Cr3+ से है। इसमें अगर हम देखें इन इट्स कोऑर्डिनेशन आइसोमर, हम लोग क्या करें, Cr को क्या दे रहे हैं, Cr को क्या दे दिया इस बार, NH3 को बोले कि जाओ इसके पास चले जाओ, और CO को क्या बोले कि चलो CN के साथ रहोगे तुम। अब तो हमने कुछ किया नहीं है, बस मेटल्स के लिगैंड्स को एक्सचेंज कर दिया, सिंपल सी बात है। तो यू हैव टू कीप दिस इन एग्जांपल इन माइंड, एकदम अच्छे से याद रखना है इसको। फिर हम लोग बात करते हैं आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयनाइजेशन में बड़ा आसान है, हम लोग क्या करते हैं, ये जो काउंटर आयन है और जो अंदर वाला कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का जो लिगैंड है, इसको हम लोग क्या करते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं। जैसे ये एग्जांपल देखो ध्यान से, यहाँ पे Br क्या था, बाहर था, इसी Br को उठा के अंदर ले आते हैं और ये वाले को उठा के बाहर कर देते हैं। तो अगर हम इसका केमिकल फॉर्मूला लिखें तो बिल्कुल सेम आएगा, लेकिन अब यहाँ पे अगर इसको आयनाइज करें तो Br- बाहर आएगा, और इसको आयनाइज करेंगे तो SO4 बाहर आएगा, तो बिल्कुल अलग अलग बिहेवियर हो जाएगा भाई। तो ऐसा जहाँ पे आयोनाइजेशन करने पे अलग अलग चीजें मिले हमको, उनको हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक, बड़ा आसान था ये भी।
अब बात करते हैं सॉल्वेट। सॉल्वेट का एक और नाम होता है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट क्यों? हाइड्रेट और हमको पता है हम पनिया के लिए यूज करते हैं, अपने पानी के लिए, है ना। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, CrH2O होल 6Cl3, ये किस कलर का है? वॉयलेट कलर का। यही पानी उठा के अगर हम बाहर फेंक दें, हम क्या किए, यहाँ पे 5 रह गया, एक पानी हमने क्या कर दिया? बाहर कर दिया। अब इसका फॉर्मूला अगर देखें तो अभी भी 6H2 है, यहाँ भी 6H2 था, Cl3 यहाँ पे था, इसका 2 Cl हम क्या कर लिए? बाहर छोड़ दिया और एक अंदर ले लिए। तो यहाँ पे हमने बस थोड़ा सा फेरबदल किया है, लेकिन फेरबदल किसका हुआ है? पानी से रिलेटेड हुआ है, इसीलिए इसका एक अलग से नाम रख देते हैं, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, या फिर इसको हाइड्रेट आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। तो ये 4 तरह के आइसोमेरिज्म हमको याद रखने हैं। ये किस कैटेगरी के अंदर आते हैं? ये आते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर आते हैं, ठीक है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो अब हम बात करेंगे एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, जिसका नाम क्या है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। ये थोड़ा सा देखने में थोड़ा टफ लगता है, पर एक्चुअली अगर हम इसका कॉन्सेप्ट समझ जाए तो आसान होता है। बहुत ध्यान से देखना है। पहले तो इसका ज्योमेट्रिक वाला डिस्कस करेंगे, उसके बाद ऑप्टिकल वाला डिस्कस करेंगे, दोनों अलग अलग करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्रिकल से, ठीक है। ज्योमेट्रिकल में भी हमको 2 कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए हम डिस्कस करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब बड़े ध्यान से देखिएगा, जब हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वालों के बारे में, तो यहाँ पे क्या होगा? अपने पास एक मेटल है, हम देख रहे हैं कि इधर इससे 4 लोग जुड़े हुए हैं, और यहाँ पे भी सेम मेटल है और इससे भी वही सेम 4 लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज बड़े ध्यान से देखना है। देखो, अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के बारे में, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था कि 2 केसेस हो सकते हैं। या तो वो कैसा हो सकता है? टेट्राहेड्रल, और या तो वो कैसा हो सकता है? स्क्वायर प्लेनर। यही पढ़ा था हमने, 2 केसेस है। अब देखो, अगर हम टेट्राहेड्रल के बारे में बात करें, बीच में होगा अपना मेटल, इधर होगा और इधर, इधर और इधर, इन सबके बीच में कितना एंगल होता है? 109.5 डिग्री का, सबके बीच में, ठीक। अब ये जितने भी हैं सबके बीच में एंगल कितना है? 109.5 डिग्री। मतलब कि यहाँ पे हम कुछ भी बदलाव करते रहे, कुछ भी बदल के दिखने वाला हमको नहीं है। हमको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तभी दिखाएगा देगा जब वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट तरह के एंगल्स एग्जिस्ट करते होंगे। अब अगर हम स्क्वायर प्लेनर की बात करें, देखो ध्यान से, अपना बीच में मेटल है, ठीक, यहाँ से 4 लोग जुड़े हुए हैं, ठीक। यहाँ पे मान लो ए जुड़ा हुआ है, यहाँ पे मान लो बी जुड़ा है, यहाँ पे मान लो सी जुड़ा है, यहाँ पे डी जुड़ा हुआ है। अगर हम यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे 2 तरह के एंगल एग्जिस्ट करते हैं, वो 90 डिग्री और 180 डिग्री। अगर हम पूछे कि ये अगर एक स्क्वायर है, तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्री। इन दोनों के बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्री। इन दोनों के बीच में 90 और इन दोनों के बीच में भी 90, लेकिन इन दोनों के बीच में कितना है? 180 है ना। तो अगर हम यहाँ पे पोजीशंस का इंटरचेंज करें तो हमको कुछ तो अलग दिखाई देगा। पर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी कि सारे एंगल्स क्या होते हैं? सेम ही होते हैं। तो हम कुछ भी चेंज करेंगे तो कुछ भी चेंज होता नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 2 तरह के एंगल्स एग्जिस्ट करते हैं, तो अगर हम इनकी पोजीशंस को इंटरचेंज करेंगे तो कुछ तो चेंज आएगा। तो अगर हमसे कोई पूछे कि क्या टेट्राहेड्रल वाले लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, तो हम बोलेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इनके सारे एंगल्स बिल्कुल बराबर हैं। लेकिन अपने जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले स्क्वायर प्लेनर वाले होते हैं, ये लोग अपना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाते हैं। अब देखो, बहुत सारे तरीके के लोग पॉसिबल हैं। जैसे अपना मेटल होगा, हो सकता है कि चारों ही लिगैंड क्या हो? बिल्कुल सेम हो, ऐसा केस पॉसिबल है। या फिर ऐसा हो सकता है कि 3 लोग एक जैसे हो, एक आदमी अलग हो, उसको एल बोल देते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि 2 आदमी एक जैसे हो और 2 आदमी अलग हो। या फिर ये हो सकता है कि सारे ही लोग अलग हो, ए बी सी डी, ऐसा लिख लेते हैं। अब देखो, चारों केस को एक बार अलग अलग डिस्कस कर लेते हैं। देखो, अगर हम MX4 के बारे में बात करें, तो क्या यहाँ पे हम कुछ भी बदलाव कर सकते हैं? हम कुछ भी करेंगे, इट विल बी द सेम ओनली। तो इनका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं एग्जिस्ट करता। अगर हम इसके बारे में बात करें, तो भी कुछ भी चेंज हमको दिखाई नहीं देगा, है ना। यहाँ पे हम क्या ही चेंज करेंगे? इसको हटा के मान लो यहाँ रख दिए, तो भी तो सब एक जैसा हो जाएगा। तो यहाँ पे भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर हम इसके बारे में बात करें, तो यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। यही वाला केस हमने डिस्कस किया है। देखो, M है यहाँ पे, ये जो अपना एग्जांपल है ना, उसमें यही चीज डिस्कस की गई है। देखो, 2 लोग एक जैसे हैं और 2 लोग एक जैसे हैं, तो या तो ये हो सकता है कि इनके बीच में कितना एंगल हो? 90 डिग्री, और या तो इनके बीच में कितना एंगल हो? 180 डिग्री। तो जो सेम वाले लोग हैं, अगर उनके बीच में 180 डिग्री का एंगल होगा तो उसको हम बोलेंगे ट्रांस, और अगर उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिस, ठीक। तो ये MX2L2 वाला टाइप था। अब हम बात किसके बारे में करेंगे? MABXL के बारे में, जिसमें सारे ही लोग क्या हो? अलग अलग हो। अब इसको बड़े ध्यान से बनाते हैं, कोशिश करते हैं बनाने की। देखो, अपने पास है मेटल, हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे रखते हैं AB, बहुत अच्छे से बनाना है इसको, ABCD, ठीक है। हमको दिख रहा है कि अगर हम देखें ए, पहले हम लिख लेते हैं कि किसके किसके बीच में कौन कौन सा एंगल है। ABBC और CD और AD, इनके बीच में कौन सा एंगल है? दे हैव 90 डिग्री एंगल इन बिटवीन। और अगर हम बात करें AC AB, AC नहीं, BD के बीच में कौन सा एंगल है? 180 डिग्री का। हमको इसी में अगर हम कुछ बदलाव नहीं कर पाए, मतलब कि तब हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं बना पाए हैं। अगर हम इसमें बदलाव कर लिए तो मतलब हमने कुछ तो कर लिया है, ठीक। अब देखते हैं हम क्या करते हैं। ए को तो यही रहने देते हैं। अब ए और बी के बीच में देखो कितना एंगल है? 90 डिग्री का एंगल है, तो हम क्या करते हैं? इस बार उसको कर देते हैं 180 डिग्री पे। यहाँ बचा सी, यहाँ बचा डी। अब देखो, कुछ तो हमने अलग कर दिया, तो दिस इज वन ऑफ द आइसोमर्स। अब एक केस और देखते हैं, क्या और भी कुछ किया जा सकता है? हम यहाँ पे रखते हैं ए को, हम देख रहे हैं कि ए और सी के बीच में कितना एंगल है? 180 डिग्री। लेकिन हमने एक बार 90 वाला खेल खेल लिया है। और अगर हम देखें ए और डी के बीच में कितना एंगल है? ए और डी के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, और यहाँ पे भी देखो 90 डिग्री ही है। तो एक केस हम ये वाला कर सकते हैं कि ए और डी के बीच में कितना एंगल कर दे? 180 डिग्री, और यहाँ पे क्या रख दे? बी और सी। देख रहे हो, तो अलग हो गया ना। इसके बीच में कितना एंगल आ गया? 180 डिग्री, ठीक है। अब देखो, इसका मतलब क्या हुआ कि ए के साथ एक बार हमने सी का 180 डिग्री बना दिया, एक बार हमने बी के साथ 180 डिग्री बना दिया, और एक बार हमने डी के साथ। तो तीनों ही अलग अलग केसेस हमको मिल गए, है ना। अब ये 3 आइसोमर्स एग्जिस्ट करते हैं।
ठीक है, जिसमें से दो सिस है और एक क्या है, ट्रांस होता है। ठीक, याद रखना है इस बात को। यहाँ पे देखो यही लिखा हुआ है, ये एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है, तुमसे पूछा जा सकता है ये। देखो, अदर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस ऑफ टाइप आर यूनिडेंटेड। सब तो पहले हम लोग यूनिडेंटेड के बारे में ही हमने अभी तक बात की है। ये लोग 3 आइसोमर दिखाएंगे जिसमें कि 2 सिस होगा, 1 ट्रांस होगा। ठीक है, हम लोग अभी हमने ड्रॉ किया है इनका स्ट्रक्चर। और ये जो आइसोमेरिज्म है ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन अब हम बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल के बारे में। चलो, ऑक्टाहेड्रल का भी हम बुक में क्या लिखा है वो बाद में देखते हैं, पहले हम लोग अपना सिंपल काम चालू करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6 है। तो mx 6 हो सकता है, या तो क्या हो सकता है mx 5 एक l हो जाए, या फिर क्या हो जाए mx 4 l 2 हो जाए, या फिर क्या हो जाए mx 3 l 3 हो जाए, या फिर क्या हो जाए mx 2, ये फिर से उसी के जैसा हो जाएगा, तो इसको लिखने का कोई मतलब नहीं है। अब क्या करते हैं mx a b c l d। ठीक है, तीनों लोग 6 लोग अलग अलग हो गए, ये 4-5 केसेस पॉसिबल है। ठीक, अब देखो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर अगर बनाए हम लोग, तो बीच में मेटल होगा और बाकी सारे लोग जो होंगे वो क्या होंगे, x x x x x x, ये सब क्या हो गया, सेम हो गया। इसमें हम कुछ भी बदलेंगे तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करने का कोई सवाल नहीं उठता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे कुछ हो सकता है क्या, अगर हम यहाँ पे ऐसे बनाएं तो देखो L और X के बीच में अगर हम देखें तो 90 डिग्री भी है और M और X के बीच में 180 डिग्री भी है। तो हम यहाँ पे कुछ भी बदलेंगे ना तो वी ऑलवेज गेट द सेम ओनली, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर तुम L यहाँ के लेके आओगे तो एक 90 बना लेगा और एक 180 बना ही लेगा। फिर इसके बारे में अगर हम लोग बात करें, M यहाँ पे रहे, L यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे क्या है x x x x, L L यहाँ पे। अब L और L के बीच में देखो 180 डिग्री एंगल है। हम एक ऐसा भी केस बना सकते हैं जहाँ पे L और L के बीच में कितना हो, 90 डिग्री हो, तो बना लेते हैं। क्या करें, यहाँ पे बना ले L और यहाँ पे बना ले L, बाकी सबको क्या करते हैं x x x x, तो ये एक अलग केस बन गया। तो यस, यहाँ पे एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमको मिल गया। क्या हम और कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे x x के बीच में 90 डिग्री भी एग्जिस्ट कर रहा है और 180 भी कर रहा है, और बाकी सारे केसेस में भी यही हो रहा है, तो और कुछ होने की संभावना नहीं है यहाँ पे। ठीक, अब हम बात करते हैं mx3 l3 के बारे में। देखो यहाँ पे बनाया हुआ है, किसके लिए बनाया है, mx2 l4 के लिए, जिसके लिए हमने बनाया था। देखो बना ना, जब इन दोनों के बीच में क्या आया, सेम एंगल 90 डिग्री हुआ तो क्या हो गया, सिस, और जब ये लोग दूर चले गए तो क्या हो गया, ट्रांस। यही तो हमने बनाया है यहाँ पे, देखो ध्यान से, हमने यही तो किया है कि यहाँ पे L और L जब 180 डिग्री पे है तो इनको क्या बोलेंगे, ट्रांस, और अगर इनके बीच में ये वाला एंगल है 90 डिग्री का तो क्या बोलेंगे, सिस। दो तरह की पॉसिबिलिटी यहाँ पे भी है और हम कुछ और नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं ऐसे आइसोमेरिज्म किसमें एग्जिस्ट करते हैं, बाई डेंटेट वाले में भी। ये भी हमको बड़े ध्यान से देखना है। देखो अगर हम कोबाल्ट को देखें, हमने क्या लिया है, EN, इथाइलिन डायमीन। अब देखो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो दोनों Cl हैं ये कहाँ पे है, अगर इसको पहले तो बनाओ, देखो CO है, इसके पास 6 साइड्स हैं। ठीक, तो हमने क्या किया, 2 साइड, ये लोग जब भी लेंगे 2 ही साइड लेंगे, तो ये दोनों लोग ऐसे अगर हो गए तो ये Cl कितने पे आ जाएंगे, 90 डिग्री पे आ जाएंगे। और अगर यहाँ पे 6 साइड है, अगर ये लोग ऐसे ऐसे साइड पकड़ लिए तो ये दोनों कितने पे आ जाएंगे, 90 डिग्री पे आ जाएंगे। तो ये भी कौन सा हो गया, ये वाला हो गया ट्रांस, और ये वाला कौन सा हो गया, सिस। तो ये वाला भी एग्जिस्ट करता है इनके पास भी। ठीक, अब अगर हम ध्यान से देखें A3B3, ये बड़े ध्यान से देखना है, A3B3। यहाँ पे हम एक नई चीज सीखेंगे, उसको देखते हैं। देखो ये वाला केस है ना अपने पास, यहाँ पे हमने बनाया है इसको, इसी को तो डिस्कस करने जा रहे थे हम लोग। देखो मेटल है और अपने पास 3 लोग हैं जो एक जैसे हैं। अब इसका देखते हैं क्या हम लोग पॉसिबल अरेंजमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे x है, x है, x है, हमने सबको एकदम एक लाइन से लिख दिया। एक बार हम क्या कर सकते थे, देखो सबके बीच में कितना एंगल बन रहा है, एक जैसे वाले जितने, सबके बीच में कितना एंगल बना, 90 डिग्री का एंगल। तुम सोचोगे कि इसके और इसके बीच में कितना एंगल है, तो भी 90 डिग्री, क्योंकि ये प्लेन के ऊपर होता है। ये वाला जो बॉन्ड है या तो ये प्लेन के अंदर होगा या तो ये प्लेन के क्या होगा, ऊपर। तो जब इसको हम ढंग से देखेंगे तो इनके बीच में भी 90 डिग्री का ही एंगल होता है। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा उलट फेर कर देते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पे तो x बनाया लेकिन एक x यहाँ बना दिया। ठीक, अब दूसरा x कहाँ बनाए, यहाँ बना देते हैं। यहाँ पे एक L बनाया, यहाँ पे एक L बनाया और एक यहाँ पे बना दिया। अब देखो ध्यान से, अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर हम इन सबको ज्वाइन करें और इन सबको ज्वाइन करें तो ये वाला जो प्लेन है और ये वाला जो दोनों प्लेन, ये दोनों कैसे आ रहे हैं, बिल्कुल पैरेलल आ रहे हैं। और अगर हम इन तीनों को ज्वाइन करें, देखो इसको ज्वाइन करें और इसको ज्वाइन करें, ये दोनों कैसे आ रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं दूसरे को, देख रहे हो, इंटरसेक्टिंग। तो जब ये लोग पैरेलल हो जाते हैं ये दोनों प्लेन्स, इसको हम लोग बोलते हैं फैक या फिर फेसियल। और अगर ये इंटरसेक्टिंग होते हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं, मेरीडोनियल। आई होप कि ये बातें समझ आ रही हैं कि हम कौन सा प्लेन कैसे डिसाइड कर ले रहे हैं। हम जो सेम वाले हैं उनको ज्वाइन कर रहे हैं और उससे एक प्लेन बन रहा है। तो ये दोनों प्लेन, ये वाला प्लेन और ये वाला प्लेन एक दूसरे को क्या करे, इंटरसेक्ट करे। तो जब ऐसा होगा तो मेरीडोनियल बोलेंगे। और अभी ये वाला प्लेन और ये वाला प्लेन क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के पैरेलल होंगे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेशियल। तो एक तरह का ये एग्जिस्ट करेगा। और अगर हम इसके बारे में बात करें तो देखते हैं कि क्या बात होती है। अब हम लोग बात करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। इसको समझने के पहले कि कुछ भी हम लोग ABCD करें, उसके पहले लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ऑप्टिकल एक्टिविटी कौन लोग दिखाते हैं और ऑप्टिकल एक्टिविटी एक्चुअली में होती क्या है। देखो ध्यान से देखो, हमारे पास क्या है, एक ऐसी लाइट है जो सारे डायरेक्शन में क्या कर रही है, जिसके जो वाइब्रेशन है वो सारे डायरेक्शन में, वो सब तरफ है उसका। हमने क्या किया, पहले तो इसको प्लेन पोलराइज्ड बनाया, प्लेन पोलराइज्ड। ठीक, उससे क्या होगा, इसके सारे जो फ्रीक्वेंसीज हैं ये सब एक प्लेन में आ जाएंगे। ठीक, तो ये कौन सी लाइट हो गई, प्लेन पोलराइज्ड लाइट हो गई। अब हम क्या कर रहे हैं, ये अगर हम कोई भी लाइट का सोर्स लेंगे ना तो वो ऐसा ही होता है, उसकी लाइट के जो रेज होते हैं वो सारे डायरेक्शंस में जाते हैं। तो सबसे पहले तो जरूरी है कि हम उसको एक प्लेन में पोलराइज करें, सारे लाइट को एक डायरेक्शन में ही होना चाहिए। अब देखो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक डिवाइस है जिसमें हम अपना सोल्यूशन डालेंगे,
जो भी अपना कंपाउंड है जिसको हमको चेक करना है कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं, तो इस सोल्यूशन को जब हम इसमें डालते हैं तो ये वाली जो प्लेन पोलराइज लाइट है इसको ये सोल्यूशन क्या कर देता है, इसके साथ इंटरेक्शन करता है लाइट के साथ। ये भी पार्टिकल्स हैं, इसके भी पार्टिकल्स हैं भाई, सब आपस में इंटरैक्ट करने वाले हैं। और या तो ये क्या करेगा, प्लेन पोलराइज सपोज करो ऐसी गई थी, तो अभी क्या होगा, ये सपोज करो कुछ एंगल से क्या कर गई, डेविएट करके बाहर आई, ऐसे करके बाहर आई। तो दो पॉसिबिलिटीज है, या तो ये प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट में रोटेट कर दे, या तो कहां रोटेट कर दे, राइट में रोटेट कर दे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये रोटेट करे ही ना। देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज भाई। तो अगर ये प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं करेगा तो हम क्या बोलेंगे कि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है कंपाउंड, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और अगर ये लेफ्ट कर दिया तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेवोरोटेटरी। बड़ा आसान है याद रखना, क्योंकि लेफ्ट से एल से लेफ्ट और एल से लेवोरोटेटरी, और अगर राइट किया तो क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, ये बात आई होप कि समझ में आ रही है। अब कौन से कंपाउंड्स ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे और कौन से कंपाउंड्स ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, इसको समझना बड़ा जरूरी है। देखो यहाँ पे बुक में कुछ तो लिखा हुआ है, लेट अस सी फर्स्ट। देखो, ऑप्टिकल आइसोमर्स आर मिरर इमेजेस दैट कैन नॉट बी सुपर इम्पोज्ड ऑन वन अनदर। इनको हम लोग और एक नाम से जानते हैं, क्या, इनैंशियोमर्स। अब बड़े ध्यान से देखिएगा, हमसे बोला जा रहा है कि ऐसे मिरर इमेजेस जो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज ना हो सके, मतलब कि देखने में हूबहू सेम हो लेकिन एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज ना हो पाए। मतलब कि जैसे हमारे दोनों हाथ, ये हाथ हमारा देखने में बिल्कुल सेम होता है, लेकिन एक तरफ अंगूठा एक तरफ कानी उंगली। हम लोग को पता है कि अगर हम अपने हाथ को दूसरा हाथ देखें तो वो भी बिल्कुल सेम ऐसा ही दिखता है, पर अगर हम इसको उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, अपना कानी उंगली आ जाएगा और यहाँ पे अंगूठा आ जाएगा। तो ये लोग मिरर इमेजेस तो है दोस्तों, बट दे कैन नॉट सुपर इम्पोज। और ऐसे ही लोग क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इनैंशियोमर्स। तो अगर कोई पूछे कि व्हाट आर इनैंशियोमर्स, तो हम बोलेंगे कि दे आर मिरर इमेजेस। वो देखने में बिल्कुल हूबहू सेम है, लेकिन अगर हम उनको एक दूसरे के ऊपर रखें तो दे विल नॉट गोइंग टू सुपर इम्पोज ईच अदर। ठीक है, और ऐसे ही लोग क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। यहाँ पे एक और चीज है कि जो मॉलिक्यूल्स सुपर इम्पोज नहीं कर पाएंगे एक दूसरे के ऊपर, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कायरल। ठीक, इनका एक और नाम होता है कि उसका नाम क्या होता है दोस्तों, कि वो कायरल कंपाउंड है, मतलब उसके सारे ग्रुप्स अलग अलग होंगे, ऐसा कुछ कहना चाहते हैं। तो इसमें 2 फॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं, डेक्स्ट्रो और लेवो। अभी हमने बात किया, जो लेफ्ट में रोटेट करेंगे उनको लेवो बोलेंगे और जो राइट में करेंगे उनको डेक्स्ट्रो बोलेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है वही चीज। अब यहाँ पे हम अगर बात करें तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो है वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हमको बाइडेंटेट के साथ देखने के लिए मिलता है। अगर हम एग्जांपल देखें, यहाँ पे देखो, हमने लिया कोबाल्ट, हमने क्या लिया, एकदम सेम टाइप का लिगैंड लिया है, X3 लिया, और ये कैसा है, ये एक बाइडेंटेट है, देयरफॉर यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखो, अगर हम इसका मिरर इमेज, यहाँ पे इसको सपोज करना है कि ये मिरर है, इसका अगर हम मिरर इमेज बनाएंगे तो ये बिल्कुल ऐसा बनने वाला है। लेकिन अगर हम इसको उठा के इसके ऊपर रखें तो क्या एक दूसरे को सुपर इम्पोज करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। और बोल रहे हैं कि ये क्या करेगा, प्लेन पोलराइजेशन को ये ऑब्जर्व किया गया है, हमको नहीं पता कौन क्या करने वाला है। ये इसने क्या किया है, राइट में रोटेट किया है, और इसने क्या किया है, लेफ्ट में रोटेट किया है प्लेन पोलराइज लाइट को। ठीक है, उसके बाद एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम लोग क्या ले रहे हैं, कुछ ऐसा। यहाँ पे क्या हो रहा है, पीटी लिया हमने, यहाँ पे EN CL। यहाँ पे देखो, EN यहाँ पे, EN यहाँ पे, ये कौन सा वाला आइसोमर है, पहले तो ये बताइए। ये सिस वाला है ना, सिस वाला है, क्योंकि हम दोनों के बीच में क्या है, सेम वाले जो लोग हैं इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो सिस वाला एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कभी भी हो पाएगा, कभी भी नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर हम ट्रांस बनाए, ट्रांस का देखिए तो जरा, PTCL, यहाँ पे EN और EN, ये जुड़ गया, EN तो एक ही होता है। ठीक, अब अगर हम इसको सुपर, इसका पहले तो मिरर इमेज बनाए, बिल्कुल हूबहू सेम बनेगा और ये दोनों दूसरे के ऊपर चढ़ भी जाएंगे। ठीक, तो ये जो होता है वो ऑप्टिकली क्या होता है, इनएक्टिव होता है। मतलब कि इसका अगर हम सिस आइसोमर बनाए तो इट इज ऑप्टिकली एक्टिव, लेकिन अगर हम इसका ट्रांस आइसोमर बनाए तो इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा। देखो, सिस आइसोमर शोज ऑप्टिकल एक्टिविटी, लेकिन ट्रांस आइसोमर शो नहीं करता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और, हम बार बार ये चीज बता देते हैं कि इसको बड़े ध्यान से याद रखना है, बहुत सिंपल है इसको समझना। हमको पता है कि अपना जो मिरर है, देखो हम लोग हो सकता है कंपाउंड्स देख के थोड़े कंफ्यूज हो जाए, लेकिन हमको पता है कि अपना जो मिरर है वो लैटरल इन्वर्जन शो करता है। लैटरल इन्वर्जन का क्या मतलब होता है कि उस केस में लेफ्ट जो है वो राइट बन जाता है और राइट जो है वो क्या बन जाता है, लेफ्ट बन जाता है, जब भी हम किसी का मिरर इमेज बनाते हैं। तो अब देखो, और हमको पता है कि ऊपर और टॉप और बॉटम में कुछ भी अंतर नहीं होता, ये बिल्कुल कॉमन सी बात है, हम इसको जानते हैं कि अगर हम कभी भी अपना मिरर इमेज देखते हैं तो कभी भी हमारा टॉप और बॉटम इंटरचेंज नहीं होता है, पर लेफ्ट और राइट इंटरचेंज हो जाता है। तो जब भी हम किसी कंपाउंड को देखेंगे और हमको पता लगाना है कि ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा या नहीं, तो हम बस उसके लेफ्ट को ऑब्जर्व करेंगे और उसके राइट को ऑब्जर्व करेंगे और हम देखेंगे क्या ये दोनों बिल्कुल सेम दिख रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि मिरर इमेज में क्या होने वाला है, ये इधर और ये इधर आएगा। तो अगर ये दोनों बिल्कुल सेम होंगे तो फिर सुपर इम्पोज भी हो ही जाएंगे। जैसे अपने हाथ को अगर हम देखें, अपने हाथ को अगर हम देखें तो मेरा ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट अगर हम बीच से इसको अगर ऐसे देखें तो ये दोनों सेम नहीं है, इसीलिए अपना दूसरा हाथ इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो पाता है। जैसे यहाँ पे जो कंपाउंड हमने देखा था, हम क्या बोल रहे हैं कि देखो, इसका ये वाला लेफ्ट और ये वाला राइट बिल्कुल क्या है, दोनों सेम है, इसीलिए ये मिरर इमेज जो है वो सुपर इम्पोज क्या होगा, हो जाएगा। और जो सुपर इम्पोज हो जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव। लेकिन इसको देखो, अगर तुम इसका लेफ्ट देखो और इसका राइट देखो, क्या ये दोनों सेम है, नहीं। तो इसका जो मिरर इमेज बनेगा ये कभी भी एक जैसा नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पे भी ऑप्टिकली क्या होगा, एक्टिव होगा। तो बस ये याद रखना है कि अपनी जो पूरी कहानी है वो ये है कि अगर अपने पास कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट है जो बहुत सारे डायरेक्शन में है, पहले हम उसको प्लेन पोलराइज करेंगे, एक प्लेन में लेके आएंगे, फिर उस सोल्यूशन में उसमें एक सोल्यूशन डालेंगे, और उसके बाद क्या होगा, जिस सोल्यूशन को हमको टेस्ट करना है कि इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है, एक्टिव है या इनएक्टिव है, उसके बाद वो क्या करेगा, लाइट को लेफ्ट राइट या नहीं रोटेट कर सकता है। अगर लेफ्ट करेगा तो लेवोरेटरी, राइट करेगा तो डेक्स्ट्रो, और अगर नहीं करेगा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब देखो, ऑप्टिकली इनएक्टिव कौन से लोग होते हैं, जो
एक दूसरे के मिरर इमेज होते तो हैं पर एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज नहीं करते हैं, ठीक है। और कौन सुपर इंपोज करेगा और कौन नहीं करेगा ये हम बड़े अच्छे से समझा दिए हैं। आई होप कि दिस इज क्लियर, है ना। यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखो, बड़ा आसान सा एग्जाम्पल है। कौन सा वाला है? 2 4 वाला है। तो दिस वी कैन ड्रॉ इजिली, देखो आराम से। इसका क्या बनाना था? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनाना था, दैट दिस वी कैन इजीली डू। यहाँ पे देखो हमसे क्या बोल रहा है कि 2 कोऑर्डिनेशन एंटिटीज विच आर, इसमें कौन से एक्टिव होंगे। तो यहाँ पे ट्रांस है मतलब कि नहीं होगा, और यहाँ पे सिस है मतलब होगा। ये तो हम लोग जानते हैं। सो आई होप कि आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट द आइसोमेरिज्म टॉपिक। यहाँ पे 2 क्वेश्चन है जो हम लोग लेटर डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो है बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का कवर कर लिया है। अब हम शुरू करेंगे बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब हमको, मेरा पूरा फोकस ये होगा कि जो बॉन्डिंग है किसके बीच में, मेटल और अपने जो लिगैंड्स हैं इनके बीच में जो बॉन्डिंग है इसमें क्या हो रहा है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए ऑब्वियसली हमारी सबसे पहली जो थ्योरी थी वो वर्नर की थ्योरी थी, जिसने हमको प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी का कॉन्सेप्ट बताया है। उसके बाद दूसरी जो थ्योरी आएगी वो है वीबीटी, और उसके बाद कौन सी थ्योरी आएगी? सीएफटी। उसके बाद एक थ्योरी है एलएफटी, लिगैंड फील्ड थ्योरी, जिसके बारे में हमको नहीं पढ़ना, ना ही हमको एमओटी के बारे में पढ़ना है, ठीक। तो अभी बस अपना फोकस अब क्या है, ये दोनों थ्योरीज, और इससे ही हम समझने की कोशिश करेंगे कि मेटल और लिगैंड के बीच में कैसी बॉन्डिंग होती है, ठीक। लेट अस सी। वर्नर वाज द फर्स्ट टू डिस्क्राइब द बॉन्डिंग फीचर्स इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, है ना। ही वाज द फर्स्ट, वी नो दिस, बट दिस थ्योरी कुड नॉट आंसर बेसिक क्वेश्चंस। अब बोल रहे हैं कि इनको तो मतलब बेसिक क्वेश्चंस ही वो आंसर नहीं कर पा रहे थे, और हम लोग ये बात जानते हैं, ये पहले ही बता चुके हैं, कोई भी थ्योरी जब हम पढ़ेंगे तो इट हैज टू गेट रॉन्ग इन सम वे और द अदर। देखो, why only certain elements possess the remarkable property of forming coordination compounds। बोल रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सब लोग क्यों नहीं बना रहे, क्यों डी ब्लॉक वाले लोग ही बना रहे हैं? इसका कोई ऐसा आंसर वर्नर के पास नहीं था, ठीक। why the bonds in coordination compounds have directional properties। डायरेक्शनल प्रॉपर्टी के बारे में इन्होंने डिस्कशन किया है कि डेफिनेट स्पेशियल अरेंजमेंट होता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है ये नहीं बताया। why coordination compounds have characteristic magnetic and optical properties। हमने ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज तो देखी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। तो इस बारे में भी अपना जो वर्नर बाबू थे वो कुछ भी बता नहीं पा रहे थे, इसीलिए हमको समझ आया कि अब हम लोग वर्नर की थ्योरी पे ज्यादा दिन भरोसा करके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को पढ़ नहीं पाएंगे दोस्तों। तो इसी के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा जीवन में आगे बढ़ना पड़ेगा, और हमको अब क्या पढ़ना पड़ेगा, वीबीटी। देखो शुरू करते हैं, बहुत ही आसान थ्योरी है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, दो मेटल एटम है और आयन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिगैंड्स कैन यूज इट्स n-1d ns-np और ns-np-nd ऑर्बिटल्स फॉर हाइब्रिडाइजेशन to yield a set of equivalent orbitals of different geometry such as octahedral, tetrahedral, square planar। और यहाँ पे एक टेबल दिया है जिसको भी हम लोग ध्यान से देख लेंगे। These hybrid orbitals are allowed to overlap with ligands orbitals that can donate electron pairs for bonding। This is illustrated from the following example। अब देखो ये जो बातें बोल दी ये हमको बहुत अच्छे से समझ में तो नहीं आएगी क्या। अब देखो यहाँ पे ये जो बातें हमने पढ़ ली इसको हम लोग थोड़ा सा ढंग से समझते हैं, क्या बोलना चाह रहा है n-1d ns ये सब क्या है, ठीक। तो हम क्या करते हैं, हमको पता है कि ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए ही होता है, ये बात तो हम समझ चुके हैं। अब ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है इन्हीं में से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ मैंगनीज। हमको पता है कि मैंगनीज का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 25 होता है। जिसको याद नहीं रहता है प्लीज आप लोग ये सब याद कर लीजिए, हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो यू शुड रिमेंबर ऑल ऑफ दिस। अब देखो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखे तो हम क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 1 2 2 3 3 4 3 4 5 लेट मी सी 4s2 3d। एक मिनट, हो गया शायद पूरा, यहाँ तक 10 हो गया, यहाँ तक भी क्या हो गया, 10 हो गया, 20 हो चुका है, बस यहाँ पे 5 लिखना है। तो ये वाला चीज यहाँ पे है ही नहीं। देखिए ध्यान से, अगर हम इसको ध्यान से लिखें, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने ऐसे लिखा। अब बोला जा रहा है कि हमको पता है यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 4 है, मैक्सिमम तो 4 ही है ना, और n-1 क्या है दोस्तों, इट इज 3 दिख रहा है हमको। तो बोल रहे हैं कि जो अपने मेटल हैं जो लिगैंड के इन्फ्लुएंस में है वो क्या कर सकते हैं, आइदर अपना n-1d यूज कर सकते हैं मतलब कि 3d यूज कर सकते हैं, या फिर क्या यूज कर सकते हैं, अपना ns यूज कर सकते हैं मतलब क्या यूज कर सकते हैं, 4s यूज कर सकते हैं, या फिर इसके आगे अभी क्या आएगा, 4p ही तो होगा, अभी 4p तो लिखा था तो 4p भी यूज कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं और इसको यूज कर सकते हैं, और आगे इसका जो डी आएगा उसको यूज कर सकते हैं। तो बोल रहे हैं कि कुछ भी किया जा सकता है, ठीक है। और इनको यूज करके क्या करते हैं, लिगैंड से क्या करते हैं, इंटरैक्शन। देखो हमको पता है कि जो मेटल है वो उसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इट इज नॉट हैविंग इलेक्ट्रॉन्स, वो पूरा भूखा नंगा बैठा हुआ है कटोरा लेके। लिगैंड जो है वही इलेक्ट्रॉन देगा। अभी तक हमने जितने भी बॉन्ड्स पढ़े थे याद करिए, हमने पढ़ा आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में क्या होता था, एक को इलेक्ट्रॉन चाहिए होता था, दूसरे को इलेक्ट्रॉन देना होता था। ये लोग बिल्कुल क्या करते थे, शेयरिंग तो नहीं करते थे, ये पूरा क्या करते थे, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता था। कोवलेंट में क्या होता था, ये लोग क्या करते थे, बीच में लाके अपने इलेक्ट्रॉन्स रख देते थे और ये दोनों का हो जाता था, मतलब यहाँ पे इक्वल शेयरिंग होती थी। लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले लोग क्या करते हैं, मेटल जो है वो पूरा ही क्या है, गरीब, उसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं देने के लिए। वो बोल दिया कि भाई देखो अगर हमसे दोस्ती करनी है तो अपने घर से अपना खाना लेके आओ, हमारे पास ऑलरेडी सिर्फ एक टूटा हुआ कटोरा है जिससे हम ऑलरेडी भीख मांगने के लिए तैयार हैं। तो मेटल जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है तो ये लोग क्या करते हैं, इन्हीं में से ऑर्बिटल्स, हम लोग अभी डिस्कस किया ना कौन कौन से ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, तो ये सारे ऑर्बिटल क्या करेंगे, आपस में इंटरमिक्स होंगे, हाइब्रिडाइज हो जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट हमने केमिकल बॉन्डिंग में ऑलरेडी पढ़ रखा है। ये लोग क्या होंगे, हाइब्रिडाइज होंगे, और ये लोग अपना मुंह खोल के बैठ जाएंगे। लिगैंड क्या करेगा, आके अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा
और जितने भी इलेक्ट्रॉन जरूरत पड़ेंगे अपना मेटल बताएगा कि हमको इतने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तभी हम खुश होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन देता कौन है? लिगैंड देता है। तो ऐसे बॉन्ड्स जो कैसे बनते हैं, जहां पे पूरा एक ही आदमी सारे इलेक्ट्रॉन्स देगा बॉन्ड बनाने के लिए, वैसे बॉन्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये एक नया तरह का बॉन्ड हमने पढ़ा। देखो, एक आयनिक था, कोवैलेंट था, जो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? ऐसे लोग जहां पे कोई एक आदमी ही दोनों इलेक्ट्रॉन्स देगा। और इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या है? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। अभी समझ में आया इसका नाम, इस चैप्टर का नाम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्यों है? आप लोग सोचेंगे कि ये राज हम सबसे पहले क्यों नहीं खोल दी, क्योंकि इस पेज पे आने का वेट कर रहे थे कि इस चैप्टर का नाम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री होता क्यों है। क्योंकि यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनता है मेटल और लिगैंड के बीच में? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। और ये हमें किसने बताया? ये हमें बताया वीबीटी ने। ठीक है, देखो अब वीबीटी ये बोल रहा है कि अगर sp3, 4 लोग हैं और sp3 मिला तो क्या बनेगा? टेट्राहेड्रल। अगर 4 ही लोग हैं लेकिन एक डी है, एक एस है और 2 पी है, तो क्या बनेगा? स्क्वायर प्लेनर। इस चैप्टर में पहले हमने देखा था कि अपने पास एक एग्जांपल आया था NaCO4 वाला और एक एग्जांपल आया था PtCl4, याद आ रहा है? उस केस में एक तो स्क्वायर प्लेनर था, एक क्या था? टेट्राहेड्रल था, लेकिन दोनों का ही कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था। तो उस समय ये बताया गया था कि ये क्यों हो रहा है, ये हमको आगे पढ़ता चलेगा चैप्टर में। तो ये कैसे पता चल रहा है, समझ आ रहा है? 4 ऑर्बिटल्स चाहिए तो थे, लेकिन एक p और एक s होगा तो टेट्राहेड्रल होगा। अगर एक d, एक s और 2 p होंगे तो क्या बनेगा? स्क्वायर प्लेनर। आई होप ये क्लियर हो रहा है। अगर sp3d के बारे में बात करें, 5 अगर होगा तो क्या बनेगा? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अगर sp3d2 है तो ऑक्टाहेड्रल, और अगर d2sp3 है तो क्या होगा? या देखो, तुमको बिल्कुल सेम लग रहा होगा, तुम बोल रहे हो कि D2 इधर और इधर कर दिए, तो D2 अगर इधर वाला है मतलब कि n-1 वाला है, और अगर इधर वाला है मतलब कि n वाला है। हमने ये डिस्कस किया ना, यहाँ पे nd हो सकता है या n-1d हो सकता है। तो अगर n-1 वाला हुआ तो ऑक्टाहेड्रल, और अगर इधर वाला हुआ तो भी ऑक्टाहेड्रल। दोनों ही केसेस में ऑक्टाहेड्रल बनेगा, लेकिन इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमको समझ के रखना है कि sp3d2 और d2sp3 का क्या मतलब है। ठीक, चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि हम लोग कैसे स्ट्रक्चर्स को प्रेडिक्ट करते हैं। सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम लेते हैं एग्जाम्पल CONH3 CONH3 3+। देखो, इसको शुरू करने के लिए ही सबसे पहले तो हमको ये जो अपना मेटल है इसका क्या पता होना चाहिए? एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए दोस्तों, जो कि हमको पता होना ही होना चाहिए। देखो, अब हमको पता है कि साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फीस कोई नहीं कौन जाने। ठीक, ये होता है 21, ये होता है 22, ये होता है 23, ये होता है 24, ये होता है 25, ये होता है 26, 27, 28, 29, 30। ये हमको याद ही करके रखना है अगर हम वीबीटी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो। कोबाल्ट हमको पता है कि 27 है, मतलब अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो वो कुछ ऐसा होगा। 3D में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे दोस्तों? 7, और इधर क्या होगा? 4s2, है ना? ऐसे तो लिखते हैं। देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं? 4s2 3D, तो ये कुछ ऐसा ही दिखाई देगा। अब इधर अगर हम ध्यान से देखें कि 4 है और D में 7 लोग हैं, लेकिन यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ तुम देख रहे हो कि ये जो कोबाल्ट है ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स लूज भी कर रहा है, कुछ तो पॉजिटिव चार्ज है, तो हम ये पूरा 27 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास पक्का नहीं है। तो कोबाल्ट का पहले तो हम क्या करें? ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले और हमको पता चलेगा कि वो +3 आ रहा है, मतलब कि 3 इलेक्ट्रॉन तो ये ऑब्वियसली दान करके बैठे हुए हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएंगे? ऑब्वियसली सबसे आउटर शेल में से जाएंगे, तो एक यहाँ, 2 यहाँ से चला जाएगा, एक यहाँ से चला जाएगा। मतलब अगर हम इसका अगर बनाएं तो कुछ ऐसा बनेगा। ये है अपना 3D, उसके बाद क्या है अपना 4s, और यहाँ पे क्या है? 4p है। ठीक, अब देखो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं। 6 इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं? 1 2 3 4 5 और 7 होता तो एक यहाँ होता, एक यहाँ होता, एक यहाँ पे होता, लेकिन ये तो चला गया है तो यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक, ऐसा कुछ सिस्टम है, और ये दोनों क्या है? बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं। ठीक, अब देखो ध्यान से, हमको पता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे चारों हैं, हमको क्या करना है? कितने लोगों को जोड़ना है? 6 लोगों को जोड़ना है। कोबाल्ट बोल रहा है कि 6 लोगों को जोड़ना है, तो 6 घर खाली चाहिए बिल्कुल। तो अपने पास कितने घर खाली हैं? अपने पास 4 ही घर खाली, मतलब 2 रूम और चाहिए। यहाँ पे इसमें देखा गया कि अच्छा, अगर इसको और इसको हम इन दोनों में एडजस्ट कर दें तो ये दोनों रूम्स क्या हो जाएंगे? बिल्कुल खाली हो जाएंगे। अब जैसे ही ये 2 घर खाली हो गया, यहाँ पे बोलेगा कि D बोलेगा कि हम तो तैयार हैं। 2 तरह से S क्या बोल रहा है? हाँ, हम भी तैयार हैं, और ये बोल रहा है कि हाँ, हम तो तैयार रहते ही हैं। तो D2sp3 वाला बन रहा है यहाँ पे हमको पता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है, और कौन सा वाला बन रहा है? D2sp3। और यहाँ पे क्योंकि n-1d इन्वॉल्व हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? D2sp3। अगर इधर वाला D लेते तो हम क्या बोलते? sp3d2। इसको हम लोग जब इधर अंदर वाला D लिया जाता है तो उसको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, और अगर बाहर वाला लेते हैं तो इसको आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। इतनी बातें हम समझ गए। देखो, अब एक बार बस ध्यान से देख लेते हैं कि क्या क्या यहाँ पे लिखा हुआ है। इट इज यूजुअली पॉसिबल टू प्रेडिक्ट द ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स टू बाय द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर। ये सब हम लोग कर सकते हैं। देखो ध्यान से, अब क्या बोल रहे हैं? अगर कोई डायमैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक, पहले तो डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक भी समझ ही लेते हैं। देखो, 2 तरह के सब्सटेंसेस होते हैं, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, है ना? तो जो लोग मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? डायमैग्नेटिक। और जो अट्रैक्ट करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? पैरामैग्नेटिक। ठीक है, किसको? मैग्नेटिक फील्ड को जो लोग रिपेल करेंगे वो डायमैग्नेटिक, जो अट्रैक्ट करेंगे उनको क्या बोलेंगे? पैरामैग्नेटिक। कौन लोग अट्रैक्ट करते हैं? जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको हम लोग पैरा बोलेंगे। जिनके पास सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं वो लोग क्या बोलते हैं? कि हम लोग रिपेल करेंगे, भैया हम लोग को कोई जरूरत नहीं है इलेक्ट्रॉन्स की, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? डायमैग्नेटिक। ठीक, दिस इज द ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो हम यहाँ क्या बोल रहे हैं कि अगर अपने पास एक
डायामैग्नेटिक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है और अपने वो कोबाल्ट यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये कैसे एग्जिस्ट करेगा D2sp3 में, ये कैसे हुआ ये अभी एक्सप्लेन किया था। और बाकी देखो NH3 जो है इसके पास क्या है, 2 लोन पेयर्स है, एक लोन पेयर है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स है। ये क्या करेंगे सारे में, क्योंकि ये 6 नंबर के थे, 6 नंबर था इनके पास और सबके पास 2-2 इलेक्ट्रॉन थे, तो ये लोग क्या करेंगे आके 2-2 इलेक्ट्रॉन सारे ऑर्बिटल्स में भर देंगे। और पूरा पूरा दान किसने किया है यहाँ पे, लिगैंड ने किया है। इसीलिए यहाँ पे जो बॉन्ड बना है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब यहाँ पे बड़े ध्यान से देखना है क्योंकि अपना 3D इन्वॉल्व हुआ है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इनर ऑर्बिटल या फिर लो स्पिन या फिर स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स, जिसमें अपने जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पेयर्ड है। उसके बाद जो आउटर ऑर्बिटल होता है वो क्या है, हाई स्पिन है। और आउटर ऑर्बिटल मतलब हम किसको लेंगे, 4D को लेंगे, तो आउटर ऑर्बिटल बोलेंगे, इसको हाई स्पिन भी बोलते हैं और इसको स्पिन फ्री भी बोलते हैं। हाई स्पिन क्यों बोलेंगे कि देखो सारे जो लोग हैं वो क्या है, अपना अपना स्पिन का कंट्रीब्यूशन देंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो जाते हैं तो उसका स्पिन क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे कोई स्पिन नहीं होता है। लेकिन अगर ये लोग अनपेयर्ड हैं, मतलब कि ये सब लोग स्पिन में कंट्रीब्यूट करेंगे और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, और इसको हम लोग स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। ठीक, देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन डिसाइड किए कि हाँ ठीक है हम लोग को, लेकिन ना रूम भले ही हम लोग पेयर करके रूम खाली कर सकते हैं पर हम लोग नहीं करेंगे, जिसको जरूरत है अपना D से जाके भीख मांगे और हम लोग अपना काम करें। यहाँ पे देखो कौन सा एग्जांपल लिया गया है, COF6 का। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये लोग पीछे की तरह क्या कर सकते थे, ये यहाँ चला जाए और यहाँ चला जाए तो रूम खाली हो जाता है, यहाँ भी D2sp3 हो सकता था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, ये एक 4s3p और बोला कि D जो है वो 4D से मांग लो, 3D देने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं हो रही है। ठीक, अब यहाँ पे एक सवाल आ सकता है कि एक बार पेयरिंग हुई और एक बार पेयरिंग नहीं हुई, तो हमको कैसे पता चलेगा कि कहाँ पेयरिंग होगी और कहाँ पेयरिंग नहीं होगी, ये चीज अभी हम लोग आगे समझेंगे। ठीक है, लेट इट बी द सस्पेंस। चलो अब हम लोग एक नया कंपाउंड देख रहे हैं यहाँ पे NiCl4। इसमें भी देखो वही होता है, यहाँ पे कुछ ऐसा अरेंजमेंट होता है Ni2+ का, और ये लोग पेयरिंग करने के लिए तैयार नहीं होते हैं और 4 बॉन्ड्स बनाने हैं तो sp3 करना पड़ता है, इसीलिए यहाँ ऐसा कुछ हो जाता है। ठीक, तो ये भी वैसा ही बनेगा। लेकिन अगर हम यहीं पे बात करें NiCN4 की, तो यहाँ पे क्या होगा, ये लोग पेयरिंग करके एक रूम खाली कर देते हैं और DsP2 हो जाता है और क्या बन जाता है, स्क्वायर प्लेनर। जहाँ पे sp3 होता है तो वहाँ टेट्राहेड्रल होता है, और जहाँ पे NiCN4 हो जाएगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर। तो अब कौन सा होगा कौन सा नहीं, ये कैसे डिसाइड होता है ये हम लोग बाद में बात करते हैं। देखो यहाँ पे कुछ तो लिखा हुआ है, ईच ऑफ द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल रिसीव्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ साइनाइड आयन। हमको पता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन देने का काम है वो कौन करेगा, लिगैंड करेगा, क्योंकि मेटल बिल्कुल ही भिखारी है। द कंपाउंड इज डायामैग्नेटिक एज एविडेंट फ्रॉम द एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ऑब्वियसली जहाँ पे सब कुछ पेयर्ड है वो डायामैग्नेटिक है, वो मैग्नेटिक फील्ड को क्या करने वाला है, रिपेल करने वाला है। इट इज इंपॉर्टेंट to note that hybrid orbitals do not actually exist. In fact, hybridization is a mathematical manipulation of wave equation for the atomic orbitals involved. ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, कहाँ पे, केमिकल बॉन्डिंग में। अब हम लोग बात करेंगे लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में, मतलब कुछ तो लिमिटेशन है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। इसमें इतने सारे अजम्पशंस हैं कि हम कितना एज्यूम करते हैं भाई, हर चीज एज्यूम ही कर लें तो पसंद नहीं आई ये बात हमको। इट डज नॉट गिव क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ मैग्नेटिक डेटा। मैग्नेटिक डेटा के बारे में कुछ क्वांटिटेटिव बातें इसने नहीं की है, सिर्फ क्वालिटेटिव बातें की है। ये कलर के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है, जैसे हमने देखा पीछे की कोई ब्लू, कोई हरा, कोई नीला, और ये लोग तो बहुत अलग अलग तरह के कलर शो करते हैं, तो कलर्स के बारे में भी कोई एक्सप्लेनेशन VBT के पास नहीं थी। इट डज नॉट गिव अ क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक स्टेबिलिटीज ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो इस लेवल पे हमको नहीं समझनी होती, पर फिर भी इन दोनों चीजों के बारे में भी ये नहीं बता पा रहा था। हमसे ये बोल रहा है कि ये लोग एग्जैक्ट प्रेडिक्शन नहीं कर पा रहे थे टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर के बारे में, है ना, कि ऐसा क्यों हो रहा है, कोई क्यों DsP2 है और कोई क्यों sp3 है, ऐसा क्यों हो जा रहा है, कोई क्यों पेयर कर रहा है इलेक्ट्रॉन और कोई क्यों पेयर नहीं कर रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। और ये वीक और स्ट्रॉन्ग लिगैंड्स के बारे में भी कुछ भी हमको नहीं बताया। तो दीज आर सम ऑफ द लिमिटेशन दैट वी हैव टू लर्न, क्योंकि this question can be asked in exam in many forms. Either it can be asked in the form of assertion reason, किसी भी तरह से it can be given. तो we should be very very careful about these 6 limitations of VBT, क्योंकि काफी बुराई की हैं तो ऑब्वियसली पता होना चाहिए। अब देखो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है ये सबसे अपडेटेड थ्योरी है अपने क्लास 12 की, इसको समझते ध्यान से। द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल। अब ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है किसके बीच में, मेटल्स और लिगैंड्स के बीच में, विच कंसिडर्स द मेटल लिगैंड बॉन्ड टू बी आयनिक। अभी तक क्या बात हुई, कोऑर्डिनेट, लेकिन ये क्या बोल रहे हैं, आयनिक होना चाहिए, अराइजिंग प्योरली फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शंस बिटवीन द मेटल आयन एंड द लिगैंड। बोल रहे हैं कि जो मेटल है उसके पास पॉजिटिव चार्ज है, लिगैंड जो है वो ऑब्वियसली या तो इलेक्ट्रॉन लेके बैठा हुआ है, लोन पेयर्स लेके बैठा है, या फिर नेगेटिव चार्ज लेके बैठा है, तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है। लिगैंड्स आर ट्रीटेड एज पॉइंट चार्जेस। लिगैंड को हम क्या मान रहे हैं कि ये पॉइंट चार्जेस हैं इन केस ऑफ अनायंस और पॉइंट डाइपोल्स इन केस ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। ठीक, द 5d ऑर्बिटल्स इन एन आइसोलेटेड गैसियस मेटल एटम हैव सेम एनर्जी। हमको पता है कि जो अपना D है उसके पास 5 ऑर्बिटल्स हैं, कौन कौन से, dxy, dy z और dxz, और एक क्या है dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, और ये क्या है dz स्क्वायर। ठीक, तो ये जो पांचों ऑर्बिटल्स हैं ये अगर ग्राउंड स्टेट में है तो इनकी सबकी एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। सेम एनर्जी होने का मतलब क्या होता है कि इनकी एनर्जी सेम है, और इनको हम लोग क्या बोल सकते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ठीक, दिस डीजेनरेशन इज मेंटेन इफ अ स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड ऑफ नेगेटिव चार्जेस सराउंड द मेटल एटम। बोल रहे हैं कि ये ऐसा ही पड़ा रहेगा अगर हमको सिमेट्रिकल अट्रैक्शन मिलेगा सब तरफ से, सारे डायरेक्शन से। लेकिन अगर नेगेटिव फील्ड जो है ड्यू टू लिगैंड्स आइदर अनायंस और नेगेटिव एंड्स और डाइपर में जो भी कोई भी अलग अलग तरह के अगर आए, अगर ये एसिमेट्रिकल हुआ तो डीजेनरेसी होगी, क्या हो जाएगी, वो खराब हो जाएगी। मतलब कि
जो अपने डी ऑर्बिटल्स हैं अभी जो सब एक लेवल पे थे, ये लोग क्या हो जाएंगे, थोड़ा इनकी एनर्जी में क्या हो जाएगा, अंतर देखने के लिए हमको मिलेगा। ये कैसे होगा अभी हम बहुत ढंग से समझने वाले हैं इसको। इट रिजल्ट्स इन स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स, द पैटर्न ऑफ स्प्लिटिंग डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द क्रिस्टल फील्ड। बोल रहे हैं कि पैटर्न कैसा होगा, कौन ऊपर जाएगा कौन नीचे जाएगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि अपना जो फील्ड बनाया है किसने, लिगैंड ने, वो कैसा है। ठीक, अब देखो बिफोर वी स्टार्ट एनीथिंग लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो अपने डी ऑर्बिटल्स हैं उनका ओरिएंटेशन कैसा है एक्स वाई और जेड एक्सिस में, ये हमको समझना बहुत ढंग से बहुत जरूरी है। अब देखो बिफोर वी स्टार्ट एनीथिंग इन द सीएफटी हमको सबसे पहले जरूरत है कि हम डी ऑर्बिटल्स के स्ट्रक्चर्स को देखें, क्योंकि अगर हमको ये समझ नहीं आया तो हमको ये समझ में ही नहीं आएगा कि कौन सा ऑर्बिटल क्यों ज्यादा रिपल्शन फील कर रहा है, क्यों ऊपर चला जा रहा है, कौन नीचे चला जा रहा है। क्योंकि हमने ये तो सुन लिया कि सारे जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं पांचों के पांचों, वो पहले तो अगर उनको सेम या अगर ग्राउंड स्टेट में है या फिर सेम एनर्जी वाले लोग चारों तरफ से मिल जाए तो ये लोग हमेशा डीजेनरेट ही रहते हैं। लेकिन अगर अलग अलग डायरेक्शन से अलग अलग तरह की फील्ड्स मिली तो ये क्या हो जाते हैं, थोड़े से ऊपर नीचे हो जाते हैं। कुछ लोग ऊपर चले जाएंगे एनर्जी में, कुछ लोग नीचे चले जाएंगे। तो कौन ऊपर जाएगा कौन नीचे जाएगा, इसको समझने के लिए इट इज इंपॉर्टेंट कि हम ये समझें कि क्या इनका स्ट्रक्चर होता है। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें डी एक्स डी वाई जेड को पहले देखते हैं। अगर हम डी वाई जेड के बारे में बात करें तो हम किस प्लेन के बारे में बात करें, देखो वाई जेड मतलब ये वाला प्लेन। तो जो वाई जेड है वो देखो इसके जो लोब्स होते हैं ये एक्सिस के अलोंग नहीं है, प्लेन के अलोंग है। मतलब कि प्लेन ऐसा कुछ है और प्लेन में ऐसे ऐसे हैं, इसी प्लेन में है, ठीक है, लेकिन एक्सिस के ऊपर चढ़े हुए नहीं है। उसी तरह से अगर हम dx y के बारे में बात करें तो ये है अपना x और ये है अपना y। तो कौन सा वाला प्लेन हो गया, ये वाला प्लेन हो गया। और अपने जो लोब्स हैं वो इधर हैं इधर हैं इधर हैं और इधर हैं, ये दोनों में से कोई भी x और y के ऊपर चढ़ा हुआ नहीं है। यहाँ पे भी देखो वही केस है। अगर हम dxz को देखें तो ये भी, अगर ये अपना z एक्सिस है और ये अपना x एक्सिस है तो जो लोब जो है वो x एक्सिस और y एक्सिस से क्या है, थोड़ी दूरी पे है, ठीक। लेकिन अगर हम dz स्क्वायर और dx स्क्वायर y स्क्वायर को देखें तो dz स्क्वायर में देखेंगे जो लोब है वो पूरा पूरा z एक्सिस के ऊपर क्या हुआ है, चढ़ा हुआ है। इन द सेम वे dx स्क्वायर वाले में भी ये लोग x और y एक्सिस के ऊपर पूरा पूरा चढ़ के बैठे रहते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, जब भी कोई लिगैंड आता है, ये देखो कौन है अपना, ये मेटल के ऑर्बिटल्स हैं। जब अपना लिगैंड बाहर से आता है तो क्या होता है, अगर वो x y से आ गया या फिर z से आ गया तो ये लोग जो हैं ये बहुत ज्यादा हड़बड़ा जाते हैं और इनको बहुत ज्यादा रिपल्शन मिलता है। और हमको पता है कि अगर रिपल्शन ज्यादा होता है तो एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो ये yz xz और xy ये लोग तो क्योंकि अपने x और y के इनका जो ऑर्बिटल, इनका जो लोब है ये क्या है, x y और z से दूर दूर है, इसीलिए इनको ज्यादा रिपल्शन फील नहीं होता है। लेकिन dz वाले जो है इनको बहुत ज्यादा रिपल्शन फील होता है और dx स्क्वायर y स्क्वायर को भी बहुत ज्यादा रिपल्शन फील होगा, ठीक। जिसकी वजह से इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी और ये लोग ऊपर चले जाएंगे। अब किस केस में ऊपर जाएंगे किस केस में नीचे जाएंगे ये भी हमको देखना है, ठीक है। चलो, हो सकता है कि इनको कम रिपल्शन मिले और ये नीचे भी आ जाए, तो ये किस केस में होगा कैसे होगा इसको समझने के लिए बहुत जरूरी था कि हम डी ऑर्बिटल्स का स्ट्रक्चर ध्यान से समझें।